नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से टॉप 10 क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि उस क्वेश्चन को आप किस नजरिए से देखें और उसे जल्दी सॉल्व करें। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। कुछ 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों से 93.75 रुपये बनते हैं और उनकी संख्या का जो अनुपात है 3 4 5 अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब ध्यान दो, बच्चे इसमें क्या करेंगे, रेशियो लगाना शुरू करेंगे। मैं भी वही करता हूँ, लेकिन हम ध्यान नहीं रखेंगे ना। हमें पूछा गया प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। मतलब अगर 1 रुपये की बात करें तो 3 के मल्टीपल का होगा। अगर 50 पैसे की बात करें तो 4 के मल्टीपल का होगा। अगर 25 पैसे की बात करें तो वो 5 के मल्टीपल। इतना तो क्लियर है। अब ऑप्शन सबसे पहले खत्म करते हैं। ये 3 के मल्टीपल का नहीं है। 40 को देखिए 3 का मल्टीपल का नहीं है। 46 को देखिए 3 का मल्टीपल का नहीं है। यहां से हो गया खत्म। अब हमें जो भी सोचना है, इस दोनों के बारे में सोचना है, क्योंकि अब ध्यान से देखिए तो यह 3 के मल्टीपल का है, 4 के मल्टीपल का है, 5 के मल्टीपल का है। 3 के मल्टीपल का है, 4 के मल्टीपल का और 5 के मल्टीपल का है। इसका मतलब दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब हमें ये दिमाग लगाना है कि हम कैसे इसको जल्दी सेलेक्ट करें। यहां तक तो क्लियर होगा, दो ऑप्शन हम खत्म किए। अब आप ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में हमें टोटल मिला करके यह जो होगा, मान लीजिए यह 1 रुपये के सिक्के के बारे में बात कर रहा है, या 50 पैसे के सिक्के के बारे में बात कर रहा है, और ये 25 पैसे के सिक्के के बारे में। हमें जो कैलकुलेशन करके आना चाहिए वह आना चाहिए लास्ट में 0.075। और 0.75 केवल और केवल कौन दे सकता है? 25 पैसे के ही सिक्के दे सकते हैं। क्या चेक करना पड़ेगा? 25 पैसे वाला ही चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा हमें और कोई जरूरत नहीं है चेक करने की। ये 25 पैसे के सिक्के यहाँ मिलेंगे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ। अब आप बताइए, मतलब 25 पैसे 1 रुपए का बनेगा, 4 4 के मल्टीपल में हो। इसको आप ध्यान से देखिए, 4 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 से गुना कीजिए इसको तो 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 सत्ते 28 हो जाएगा। मतलब 17 चौक 68 और प्लस 2 25 पैसे के सिक्के बच जाएंगे। अब आप बताइए, दो 25 पैसे के सिक्के बनेंगे तो अंतिम में 0.50 बनेगा ना, मतलब 50 पैसा बनेगा। इसका मतलब यह भी ऑप्शन गलत है। यह ऑप्शन सही होगा, एक बार करके बता देते हैं। इसको 4 4 के भाग में बांटिए, तो इसको बांटिएगा 4 से तो 4 एकम 4, हम भागा दे रहे हैं 75 में 4 से। और यहाँ कितना हो जाएगा, जब 4 से भागा दीजिए तो बच जाएगा हमारा 3। तो 18 चौक 72 हो जाएगा। हमें यहाँ पे कितना बच जाएगा? हमें 3, जो 25 पैसे के सिक्के वो अलग हो जाएगा, बाकी इतने जो है वो सब रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 3। अगर हमें 25 पैसे के सिक्के हो तो हमारे पास कितना बन जाएगा? 0.75। अब आप बताइए, क्वेश्चन को आप इस नजरिए से देखते हैं और कैसे सोल्व करते हैं, आप पे डिपेंड करता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए कहाँ आपको समझ में नहीं आया। जहां भी आपको डाउट होगा हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बस हमारा नजरिया यहाँ पे ये हो गया पहला, कि हम इस 75 को कैसे लाए। तो वो आएगा केवल 25 से। तो दो ऑप्शन तो सही होते, लेकिन उसमें से हमें केवल 25 पैसे के सिक्कों को ही देखना था, बाकी को देखने की जरूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन इसमें हो गया था ऑप्शन नंबर 1 सही। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया कि 1 - 1 अपॉन n, 1 - 2 अपॉन n, 1 - 3 अपॉन n प्लस ऐसे चलते जा रहा n पदों तक परिणाम ज्ञात करना। n पद मतलब यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में 1 + n/n, यही हो जाएगा। सॉरी, 1 - 1 अपॉन n पद जो इसका होगा, उसका डॉट 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 करके ले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अब इसको सोल्व करना मुश्किल है। हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका बताना चाहते हैं वो ये है कि आप क्या कीजिए ना, केवल और केवल इस जो दिया हुआ है इसके 2 पद तक ही सोल्व कीजिए। मान लीजिए कि एनवा पद है और एन के जगह पर केवल क्या होता? 2। एन की जगह पर केवल क्या होता? 2। तो हम केवल 2 पद ही चेक करेंगे। छोटा 2 ले लीजिए, यहीं तक चेक करेंगे। अब इसको देख चेक करना बड़ा आसान। एन की जगह पर क्या रखेंगे? 2। ये क्या जगह 1/1/2 और फिर 1 - 2 अपॉन, यही हो जाएगा। एन की जगह पर कितना हो जाएगा? 2। 2 पद ही हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1/2। और यहाँ कितना हो जाएगा? कट के हो जाएगा 0। मतलब मेरा आंसर आना चाहिए 1/2। कब?
जब हम दो पद तक चेक किए, n बराबर 2 रखिए। अब इसमें n बराबर 2 रखिए, यहाँ n बराबर 2 रखिएगा, 4 और एक घटेगा, क्या हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, तो फेल हो जाएगा। यहाँ n बराबर 2 रखिए तो 2 नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4, नीचे कितना हो जाएगा 4, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ n रखिए, n का 2 रखे, 2 करके स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ n रखिए, यहाँ रखिएगा 2 -1 कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 2। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे सोल्व कीजिएगा। तो n पद बोलिए कुछ भी, हमें n की स्वतंत्रता दी गई, n पद होता कितना तक, हम 2 पद ही मानते हैं। 2 पद से जो निकालेंगे, जो जिस ऑप्शन में सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया था, हमारा आंसर हो गया था कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। ऐसे ही इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही टैकल करें तो आप जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यह पूछा गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इसको इसको और इसको विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचेगा। मतलब मोटा मोटी अगर कोई आपको बोले तो इसका, इस क्वेश्चन का मतलब है हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना, एचसीएफ। आप बताइए एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो बोलते हैं इन दोनों का अंतर लीजिए, या फिर इन दोनों का अंतर लीजिए, या फिर इन दोनों का अंतर लेकर के देखिए और उसका फैक्टर करके देखिए। यहाँ तक ठीक है, आप ऐसे ही सोल्व करते हैं, अंतर अंतर लेकर के, फिर उसका गुणनखंड करके देखते हैं किससे भाग लग जाएगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब आप क्वेश्चन बना रहे हो, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप उस ऑप्शन के जरिए सोचिए ना, क्यों जरूरत है उसको सोचना। अब आप बताइए, अब हम सोचना आपको बताते हैं इसमें कैसे कैसे सोच। अब आप बताइए, मान लीजिए कि ये आंसर होता, मान लीजिए, तो जो भी आंसर होता, क्या इसके काहे पे 2 है और इसको इसमें भागा दीजिएगा तो कभी 7 मिलेगा, नहीं मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। और हम 5 से भागा दे रहे हैं और इकाई पे 0 और 5 नहीं हो, तो क्या इससे कभी भागा लेगा, कभी नहीं भागा लेगा। आप यहाँ देखिए 0 है, अब किसी में भागा दीजिएगा तो अंतिम में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो भाग लगेगा। मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। हमारे पास एक ही पॉसिबल ऑप्शन बच रहा था और वह था 213। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 213। तो आप ऐसे चेक करना। एक चीज जानिए, जो भी आप नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम पे एक चैप्टर है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वो जो पढ़ते हैं उसका यूटिलाइजेशन केवल नंबर सिस्टम में ही नहीं होता। आप जब क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक पे बनाते हैं तो वहां उसका यूटिलाइजेशन भी सीखिए। अदरवाइज क्या है, केवल नंबर सिस्टम में अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो 10 मिनट इसी में बर्बाद हो जाएगा। तो आप ऑप्शन दिए, ऑप्शन से भी सोचिए, हाँ अगर ऑप्शन से नहीं बनेगा तो फिर हमें करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली ज्यादातर क्वेश्चन में ना आप ऑप्शन से देखिएगा तो चीजें सोल्व हो जाती है। क्लियर है। आशा करते हैं कि आप ऐसे ही सोचना सीखिए मेरे साथ जब भी पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1/2, 1/6, 1/12 डॉट 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 n अपॉन n इंटू n+1 का योगफल ज्ञात। क्लियर है। मतलब इतने पद तक का योगफल ज्ञात, हमें इतना ही बोला। अब आपको फिर से बोले कि n पद तक का योगफल लिखा गया, n पद, हम इसमें 2 पद चूज कर ले, 3 पद चूज कर ले, तो उतने में ही हमारा काम हो जाएगा। मान लें हम 3 पद तक इसको सिलेक्ट करते हैं, तीनों पद, 3 n बराबर हम 3 लेते हैं, n बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 3 पद। अब इसमें देख लेते हैं, अब इसको सोल्व करना तो आसान है। कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12, ऊपर कितना हो जाएगा 6, फिर 2 और फिर 1, कितना हो जाएगा 9/12, 3 तिया 9, 3 चौको 12। मतलब अगर हम n की जगह पर 3 रखें तो जो जहां पे भी 3/4 मिल जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जहां 3/4 हो जाए उसको मिटाते हैं, यहाँ सब में चेक कर लेते हैं फटाफट। चेक करना आसान, n की जगह पे यहाँ 3 रखिए, 3 अतिया 9 हो जाएगा। हमें कितना लाना था, 3/4। अब इसको भी चेक करने के लिए तरीका सीखिए। देखिए कभी 22 में 4 तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ऐसे चलो ठीक है, यहाँ रख के देख लेते हैं, 3 रखेगा यहाँ, 3 यहाँ, तो 3 तिया 9/22। कभी भी हमें 3/4 नहीं आएगा तो ऑप्शन है कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे रखिए 3, यहाँ 3 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 3, ये भी गलत है। यहाँ रखिए 3, तो यहाँ 3 रखिएगा तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा कितना, 3 तिया 9, ये भी नहीं होगा। यहाँ रखिए 3, ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 4। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोचिए, और भी बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन जब हमें गिवन ऑप्शन देता है ना तो हम ऑप्शन में चूज करने के लिए सीखेंगे। और जब भी n पद बोले तो हम n के जगह पर कुछ भी रख सकते हैं जो
आपको सहूलियत लगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे n के जगह पर 3 रखे, नहीं काम होता, n के जगह पे 4 रख के चेक कर लेते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन क्या बोला गया, एक कमरे के लिए यदि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई इतना दे दिया और चौड़ाई इतना दे दिया मीटर है, और उसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल इतना दे दिया गया, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले बात तो कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × L + B × H, यही होता है। हमें L भी चाहिए, B भी चाहिए, H भी चाहिए, तब हमें निकलेगा। और इसका मान कितना दे रखा है, दे रखा +180। क्लियर? आप ध्यान रखिए, इस पूरे आंसर में कहीं x का जिक्र ही नहीं है, तो इसका मतलब x हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, x को हम हटा सकते हैं। और सबसे अच्छा क्या होता है, x बराबर क्या रखने के लिए, 0। जैसे आप 0 रखिएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा 0। क्लियर है? मतलब इतना समझ में आ गया। यहाँ लिखेंगे 2, L के जगह पे लिखेंगे 10, B की जगह पे लिखेंगे 15, H हमें निकालना है, और ये भी हो जाएगा 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180। क्लियर? अभी हो गया 15, दोनों हो जाएगा 30, इससे इसको काटोगे कितना हो जाएगा, 6, और हमारा आंसर कौन सा निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो आप ऐसे सोचिए, एक्स देख के डरिए नहीं। यहाँ पे आप हमेशा मतलब एक्स देख के डरना है कि नहीं डरना है, वो आप ऑप्शन में देख करके भी समझ सकते थे कि ऑप्शन में एक्स नहीं है, तो इसका मतलब हम एक्स को पूरी तरीके से खत्म करके भी आगे बढ़ेंगे तो आंसर आ जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया। एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P बिंदु पर स्पर्श करता है। भुजा AB और AC को वृत्त को क्रमशः बिंदु Q और R पर स्पर्श करने के लिए बढ़ाया जाता है, तो AQ की लंबाई क्या हो? ठीक है? इसमें मैं केवल डायग्राम बनाऊंगा और आप बता देंगे कि इसमें आंसर क्या हो सकता है। ध्यान रखिए, ये जो बोला गया त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है हमें नहीं पता, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो सबसे अच्छा सहूलियत होता है आप त्रिभुज क्या माने, समबाहु त्रिभुज। एक वृत्त बना लिए और यहाँ पे क्या कर दिए, एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। चलिए, ऐसा नहीं कि इसको मेजर करेंगे समबाहु है कि नहीं। अब क्या बोला गया, जो टच किया, आप यहाँ नाम लिख लेते हैं, A B और C। यहाँ जो टच किया है इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं P। बोला गया AB और AC को आगे बढ़ाया गया, और वृत्त को एक करेगा Q पे, एक करेगा R पे। ठीक है? ये जो हो गया, ये हो गया हमारा किस पे बोल रहा है, AB को बोल रहा है, ये कर रहा है Q पे टच, और ये कर रहा है R। क्लियर? और ये जो बिंदु था ये था हमारा P। और हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है A से Q की लंबाई, इसकी लंबाई पूछा गया है। अब आप ध्यान रखिए, सबसे अच्छा तरीका होता है, अब एक कॉन्सेप्ट इसमें देखिए कि हमें पता है कि जो ये बाह्य बिंदु है, ये बाह्य बिंदु है, ये भी बाह्य बिंदु का मतलब ये हो गया कि अगर इसकी लंबाई 1 मानेंगे तो इसकी लंबाई भी कितना हो जाएगा, 1। अब ध्यान रखिए, हम इसको समबाहु त्रिभुज बोल रहे हैं, मतलब इसकी भुजा की लंबाई 2 ले रहे हैं, इसकी 2 ले रहे हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 और यहाँ भी हो जाएगा। अब इसके बाद आंसर है, इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया ए से लेके क्यू तक की लंबाई। ए से लेके क्यू तक की लंबाई कितनी है, ए से लेके क्यू तक की लंबाई है 3। अब हमें ऑप्शन में देखिए, वो ए बी ए सी और ए बी के टर्म पूछा गया है। अब ए बी बी सी और सी एन जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6 6। अब इसमें से इसकी लंबाई 6 होगा, इसकी लंबाई कितनी आ रहा है, 6। अब देखिए किसमें हमें 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 6 रखे, इससे काटोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और किसी मिल सकता है, यहाँ पे 6 रखिएगा तो इस 3 से काटेगा तो आएगा 2। यहाँ 6 रखिएगा और यहाँ 4 से काटिएगा तो ऊपर होगा 3/2। और यहाँ 6 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, यहाँ पे 2 से गुना, यहाँ 12 हो जाएगा, इससे काटेगा तो हो जाएगा 6। हमें कितना चाहिए था आंसर में, आंसर में चाहिए था 3, और वो केवल केवल कौन सा ऑप्शन दे रहा था, ऑप्शन नंबर 1। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यह क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि ए बी सी बराबर 6 हो, ए बी बी सी सी ए बराबर -2 हो, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3 ए बी सी का मान ज्ञात करें। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप एक चीज ध्यान रखिए कि आपको जो बोला गया है उसमें 2 इक्वेशन दिया गया है,
और इसका मान निकालने बोला है। अब ध्यान रखिए इस दो इक्वेशन में तीन वेरिएबल, इक्वेशन है कितने, इक्वेशन है दो, और वेरिएबल कितना है, वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल कितना है, वेरिएबल है तीन। अगर इक्वेशन और वेरिएबल दोनों सेम हो तब तो हम नहीं मान सकते, लेकिन यहाँ इक्वेशन दो वेरिएबल तीन है, मतलब एक वेरिएबल ज्यादा है, तो हम एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। तो हम वेरिएबल सी, मात्र ध्यान रखें कोई इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, सी को जीरो मानेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, ए भी हो जाएगा जीरो, ए भी हो जाएगा जीरो। अब जो मेरे पास बचा और बचा ए प्लस बी बराबर 6, और ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा -2। यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, हमें जो निकालने बोला वो बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या, क्लियर है। अब ध्यान रखिए आप चाहते तो इसको ऑप्शन से सोल्व कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया। क्यों, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब मतलब यहाँ पे जब 6 रखेंगे ना, तो जो भी आंसर होगा 6 के मल्टीपल का होगा। तो ये भी देखिए 6 के मल्टीपल का है, ए भी देखिए 6 के मल्टीपल का है, ए भी देखिए 6 के मल्टीपल का है। मतलब इसको हम इस तरीके से तो सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि फॉर्मूला का यूज करके सही से बनाए। इसको एक तरीका से और भी लिख सकते हैं फॉर्मूले को, वो क्या हो सकता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब आप रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 का हो जाएगा क्यूब माइनस 3, इसके जगह पे कितना रखेंगे -2, और फिर इतना कितना हो जाएगा 6, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। अब एक चीज ध्यान रखें, अब यहाँ से आप क्वेश्चन को जल्दी थोड़ा सोल्व कर सकते थे कि 6 का क्यूब होता है 216, जो भी आंसर होगा 216 से बड़ा होगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, अब यहाँ बच गया 216 और प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 6 36, ये हो जाएगा 36, मैंने 36 और कितना हो जाएगा 40। ये भी ऑप्शन गया, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब तो कैलकुलेशन जल्दी करना सीखिए, इकाई से ले सकते थे, कितना हो जाएगा इकाई पे हो जाएगा 2, वहां से भी चलता। आप कल ध्यान रखिए, आप समय कहीं भी बचाइए, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा आंसर निकालना। अगर आपको समय 2 सेकंड में बच रहा है एग्जाम में, बहुत है, 2 सेकंड 5 सेकंड 20 सेकंड, ये सब बचा बचा के समय पूरा बचा सकते। तो आप इस क्वेश्चन में ये सीखिए कि इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल बहुत मैटर करता है। अगर बराबर है तो हम कुछ भी नहीं मान सकते, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो वेरिएबल जो ज्यादा है उसको आप 0 माने, 1 माने, 2 माने, आपकी आजादी, लेकिन कैलकुलेशन इजी करे इसके लिए मतलब 0 ही मानना ज्यादा आसान है, लेकिन मानते वक्त ये ध्यान रखना वो इन्फिनिटी ना करे, क्लियर है। हमारे जो इक्वेशन कहीं पे दिया उसको इन्फिनिटी नहीं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरीका से सोचना सीखे तो एग्जाम में आप बहुत कम समय में, ध्यान रखिए एग्जाम में हमारा समय बचाना बहुत जरूरी है, हम एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं दे सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ गया, एक आदमी 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करता है, आंशिक रूप से हवाई जहाज से और आंशिक रूप से ट्रेन से, मतलब 360 किलोमीटर तय करता है, कुछ दूरी वो हवाई जहाज से और कुछ दूरी ट्रेन से, तो टोटल टाइम उसको 4 घंटे। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से करता, कंडीशन दे रहा है, तो उसे ट्रेन से यात्रा करने में लगने वाले समय का 4/5 भाग बचाता। इसका मतलब एक चीज आप समझिए कि अगर ट्रेन से 5 घंटा लग रहा होता तो वो 4 घंटा बचाता। इसका मतलब ये हो गया कि हवाई जहाज से उसे कितना लग रहा होगा, एयर से उसको कितना लग रहा होगा, उसको मात्र 1 घंटा। 5 घंटे में 4 घंटा बचाता था, 1 घंटा को क्या कर रहा, 1 घंटा पहुंच रहा, उसका रेशियो देखे तो ही निकलेगा। रेशियो से निकालें, इसमें 5 घंटा लगेगा, इसमें 1 घंटा लगेगा। यहाँ तक तो समझ में आया। बोल रहा है हवाई जहाज से यात्रा करता, तो बोल रहा वह अपने गंतव्य पर 2 घंटा पहले पहुंच जाता। वो किससे कंपेयर कर, इससे पहले 4 घंटा लग रहा था, अगर वो केवल हवाई जहाज से जाता तो कितना समय लगता उसको, उसको 2 घंटा कम लगता। इसका मतलब हवाई जहाज से जाने में से टोटल कितने समय लग रहे 2 घंटे। अगर इस एक का मान 2 ओवर है तो इसका मान कितना हो जाएगा, मतलब ट्रेन से जाता केवल तो उसको 10 घंटा लगता, और हवाई जहाज से जाता तो उसको 2 घंटे। यहाँ तक क्लियर है। हवाई जहाज से उसने कितनी दूरी तय की। अब बोल रहा है कि ये जो 360 में कितना दूरी वो हवाई जहाज से किया, ये पूछा गया है। क्लियर है। चलिए इसको बनाते हैं। एक बार समझाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एयर और
जो ट्रेन है, इन दोनों का जो टाइम का रेशियो होता, अगर ये 5 लेता तो ये 1 लेता। यहां तक हो गया। लेकिन बोला गया कि एरोप्लेन कितना घंटा ले रहा है, 2 घंटा बचा नहीं रहा, इससे कंपेयर करते हैं। 4 घंटा नॉर्मल लेता तो उससे 2 घंटा पहले पहुंचता, तो 2 घंटा अगर ये लेता, इसका मान 2 घंटा होता तो इसका मान कितना होता है, 10 घंटा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना हो गया, अगर वो केवल एरोप्लेन से जाता तो उसको लगता 2 घंटा, और केवल ट्रेन से जाता तो लगता 10 घंटा। अब बताइए, इसका मतलब हम स्पीड निकाल सकते हैं दोनों ने। अगर मान लो 360 किलोमीटर जाता है एरोप्लेन से, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा चलता। और अगर ट्रेन से जाता तो वह कितना चलता, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें पूछा क्या गया, ध्यान रखिए हम ज्यादा नहीं निकालेंगे, हमें पूछा गया हवाई जहाज से वो कितना दूरी तय किया। तो आप बताइए, अगर एयर डिस्टेंस निकालेंगे, एयर का डिस्टेंस किसका निकालेंगे, एरोप्लेन से कितना चला, तो आप डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दे रखा, 180 इंटू टी। इसका एक सिंपल सा एक फंडा है, आप जब क्या बोले कि आप नंबर सिस्टम जो पढ़ते हैं उसका यूज कीजिए। मतलब जो भी आंसर होगा वह 9 का मल्टीपल होगा या 18 का मल्टीपल होगा, यही हो सकता है। 9 का 18 क्या होता है, 18 होता है 2 इंटू 9। मतलब जो होगा वह 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल। जो भी डिस्टेंस निकलेगा 9 का मल्टीपल। अब ऑप्शन में देखिए, 6 2 8 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 2 11 9 का मल्टीपल नहीं है, 8 2 10 9 का मल्टीपल नहीं है, 7 2 9 9 का मल्टीपल है। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 270 किलोमीटर। आप ऐसे सीखिए। यहां तक लिखने के बाद आपका दिमाग कैसे चलता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कोई बोलता है कि सर यहाँ पे 2 9 का मल्टीपल मिल जाता तो मानते हैं, तो फिर क्या करते, तो फिर हम देखते, फिर तो हमें बेसिक से बनाना पड़ता। लेकिन ध्यान रखिए, इतना 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 क्वेश्चन टफ नहीं पूछता है। कुछ दूर तक आप मेहनत कीजिए यहाँ तक, उसके बाद आगे जाके आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के आप जल्दी निकाल सकते हैं। क्लियर है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप भी इस प्रोसेस को सीखिए और ऑप्शन देखते वक्त उसको यूटिलाइज भी कीजिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला गया, एलपीजी सिलेंडर की कीमत 456 रुपए से बढ़कर 570 रुपए हो गई। खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि समान रहे। मतलब एक चीज ध्यान रखिए, आपको अगर खर्च का निकालना पड़े कि एक्सपेंडिचर कितना होता है, तो आप निकालिएगा, कितना निकालिएगा, जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा और कैसे, प्राइस क्या होगा और इनटू क्वांटिटी क्या होगा, यही होगा ना। टोटल खर्चा, उसका प्राइस कितना है और कितना किलो आप खरीद रहे हो, इन दोनों को गुना कीजिएगा, टोटल कितना रुपए में खर्च हुआ वो निकल जाएगा। और ध्यान रखिए, बोला गया कि ये दोनों, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे जो टोटल खर्च हो रहा है गैस लेने में, उसके रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपको बताइए प्राइस कितना हो गया, पहले था 456 से कितना हो गया 570। अब इसको काटिए, पहले इसको काटिएगा तो जब आप इसको काटने चलिएगा तो ये 57 से ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा। 57 से कटेगा तो नीचे कितना हो जाएगा, 10। और 57 से ऊपर काटोगे तो हो जाएगा 8। क्लियर है। इतना बार में आपको कट जाएगा। अब आप ही देखिए कि इसको और आगे काटिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 5। मतलब इसको सोल्व करने पे जो हमें मिल रहा है फाइनली, वो मिल रहा है 4/5। इसको मिटा रहे हैं, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। ये जो मिलेगा हमको, ये हमको मिलेगा, जो प्राइस क्या हो रहा है वो 4 से 5 हो रहा है। क्लियर। अब आप बताइए, जो क्वांटिटी रहा होगा वह ऊपर रहा होगा 5 और नीचे हो गया होगा 4। मतलब पहले जो खरीद रहा होगा वो 5 किलो खरीद रहा होगा तो वो 4 किलो ही खरीदेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। बोलेगा कि दोनों की स्थिति में खर्च कैसे हो गया। आप देखिए दोनों स्थिति में, अगर 4 रुपये होगा, 5 किलो खरीदा होगा तो उसको 20 रुपया खर्च पड़ रहा होगा। अब क्या हो गया कि 5 रुपया हो गया तो 4 किलो खरीदेगा तो भी उसको 20 रुपया खर्च पड़ रहा। इसका मतलब उसके खर्च में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो जब कभी भी बोला जाए कि खर्च में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब जो प्राइस होगा उसको उल्टा कर देंगे तो उसके क्वांटिटी का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब पहले वो 5 किलो ले रहा था तो अब कितना लेगा, 1 किलो। कितने किलो की कम की, 1 किलो की। कितने पे, वो किया कितने पे, 5 पे। तो 1/5 और गुने क्या हो जाएगा, 100। और आपको पता है कितना आएगा, 20%। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो आप ना इस कॉन्सेप्ट को बहुत जगह यूज होगा। जैसे त्रिभुज, जैसे होता है ना, आयत का क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं पड़े, लंबाई बढ़ाए तो चौड़ाई में क्या फर्क पड़ेगा। तो
जब भी मल्टीपल वाला जो कॉन्सेप्ट आया और इसमें कोई फर्क नहीं पड़े तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। एक का रेशियो निकालिए और दूसरा का रेशियो निकालने के लिए उसको उल्टा कर दीजिए। क्लियर है ना? तो ऐसे आप कर सकते हैं। और भी तरीके मैं बताऊंगा आगे कि आप सीधे परसेंटेज से कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा तरीका परसेंटेज में आपको रखना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एसआई और सीआई दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है। करेंगे कैसे वो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। मतलब 2 वर्षों के लिए समान दर पर निवेश की गई समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 32 रुपया है। यदि ब्याज का दर 4% प्रति वर्ष है तो निवेश की गई राशि की गणना करें। ध्यान रखिए हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया कितना, 32 रुपये। कितने सालों में? 2 सालों में। क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट? 4%। पहले इसके थोड़ी सी बेसिक बताते हैं, थोड़ा सा बेसिक, फिर आप क्या कीजिएगा, चाहिएगा तो हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि हम फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको लगेगा ये कहाँ से आया। एक बार मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्या बेसिक है, आप ट्री मेथड सुने होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो हम एक बार समझा देते हैं। देखिए ट्री मेथड क्या कहता है कि मान लीजिए आपने कोई प्रिंसिपल लिया तो पहले साल में 8% से एक अमाउंट निकलेगा। क्लियर है? यहाँ पे इसका नाम दे देते, मान लो दे दिए क्यू। फिर जब दूसरे साल जाइएगा तो वहां भी 8% क्या कीजिएगा आप, निकालिएगा प्रिंसिपल का, तो वो फिर से निकलेगा क्यू, क्योंकि 8% पी पे निकाले दोनों पे सेम। लेकिन जब सेकेंड ईयर में जाएगा तो जो पहले ब्याज मिला था उस पे भी ब्याज निकलेगा। किसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इसमें फिर से हम 8% निकाल, और यहाँ पे 8% निकालेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे मिल गया हमको एक्स। और अब आप बताइए ये जो है ये साधारण ब्याज में भी मिलेगा, ये साधारण ब्याज में भी मिलेगा, मतलब, और यह जो मिल रहा है केवल और केवल चक्रवृद्धि ब्याज में मिलेगा। बोलेगा साधारण ब्याज में क्या क्या मिलेगा, तो ये हो गया साधारण ब्याज, ये जो मिलेगा अमाउंट हमको एसआई में मिलेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में बोलेगा तो बोलेंगे ये सारा चक्रवृद्धि ब्याज में मिलेगा सीआई में। तो बताइए सीआई और एसआई का अंतर कीजिएगा तो यही तो होगा, ये जो होगा, यह जो वैल्यू है, यह जो वैल्यू है, ये क्या होगा, सीआई और एसआई का डिफरेंस है। अब कोई पूछे कि एक्स तक डायरेक्ट कैसे पहुंचा जाए, तो इसको समझाते एक्स तक कैसे पहुंचेंगे। हम क्या करेंगे, पहले पी का निकालेंगे 8% तो यहाँ पहुंचेंगे, फिर इसका निकालेंगे 8% तो यहाँ पहुंचेंगे। क्लियर? यही करना है हमको। मतलब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे पी का पहले 8%, यहाँ तक पहुंच गए, फिर उसका फिर से निकालेंगे 8% तो यहाँ तक पहुंच गए। आईसी का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 32। हम इस फॉर्मूला को डायरेक्ट लिख सकते थे, आपको समझाने के लिए था। क्लियर है? अब आर की जगह पर कितना रखना है, 4। पी हमें निकालना था, पी गुणे यहाँ जगह 4/100 गुना 4/100 बराबर कितना हो गया, 32। अब आप ही देखिए 4 चौक 16 दूनी 32, तो यहाँ से पी का मान कितना निकल के आ जाएगा, पी का मान हो जाएगा 20,000। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। हम बस इसको समझाने के लिए आपको इस ट्री मेथड का यूज किए। अगर 3 ईयर का पूछेगा, 3 ईयर का भी इसी कॉन्सेप्ट से कर लेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो वहां समझाएंगे। आपको 2 साल का अंतर, 3 साल का अंतर, फॉर्मूला रटो बहुत अच्छा है, आपको याद होना भी चाहिए एग्जाम में जल्दी करने के लिए। लेकिन कभी भूल जाओ तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो समझने के लिए। क्लियर है? चलिए आशा करते हैं कि आपको जो भी हम क्वेश्चन समझाएं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।